नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान स्वागत करता हूं आप सभी का जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तान। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजस्थानी गीतों को, राजस्थानी लोक संगीत को देश में नहीं विदेश तक पहुंचाया है। मेरे साथ स्वागत कीजिए केसी मालू साहब। मालू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। मालू साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक संगीत में पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होते हुए भी इस क्षेत्र में आने का आपने किस तरह निश्चय किया? क्या चीज थी वो आपको जो इस क्षेत्र में ले आई? देखिए, कला के क्षेत्र में व्यक्ति दो कारणों से आता है। कुछ लोगों को पारिवारिक पृष्ठभूमि मिलती है, लेकिन उस परिवार में भी कभी न कभी तो कोई न कोई शुरू करता ही करता है जिसकी पारिवारिक नहीं होती। मूल रूप से ये ईश्वरी प्रेरणा है। जब ईश्वर कुछ विचार ऐसे मन में देता है, कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती है, कुछ वातावरण होता है, कुछ उसका जो आपस का जो वातावरण उस वातावरण से में कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति आ जाए। तो परिवार वालों का, माता पिता का क्या रिएक्शन रहा? उनको कैसा लगा जब आपने कहा कि मैं अपनी इस पृष्ठभूमि के अलावा संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ? जब तक मैं परिवार के साथ रहा तब तक मैं सिर्फ पढ़ता ही रहा था। अच्छा। और पढ़ना हर परिवार को अच्छा लगता है। हालांकि मैं एक व्यावसायिक परिवार से था, लेकिन मेरे अध्ययन का जो मुख्य क्षेत्र था वो साहित्य ही था। साहित्य में हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, राजस्थानी गुजराती साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। अच्छा। लेकिन परिवार ने मुझे हमेशा उसमें सपोर्ट किया साहित्य पढ़ने में। उसके बाद मैं व्यापारिक कारणों से जयपुर आ गया। तब मैं परिवार मेरे साथ था नहीं, मैं अकेला ही था, और अकेले में आदमी गुनगुनाता है। तो मतलब अकेले में आपको वो डिसीजन लेने में कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं हुई? हाँ, समझिए ऐसा डिसीजन हो गया। ये कुछ लिया नहीं गया, ये डिसीजन हो गया, मैं प्रवृत्त हो गया। तो साहित्य से संगीत के क्षेत्र में आपका घुमाव किस तरह हुआ? देखिए, मैं साहित्य और संगीत को एक नहीं मानता हूँ। अच्छा। हमारे से गलती तब होती है जब संगीत और साहित्य को अलग करते हैं। हम जब पुराने साहित्य की ओर देखते हैं तो सारा साहित्य जो हमारा पद्य साहित्य है सारा रागात्मक है। अच्छा। हमारे साहित्य में सब छंदबद्ध कविताएं होती थी, छंदों के अपने नियम होते थे, अपने उनकी धुन होती थी, अपनी मात्राएं होती थी। उन्हीं के आधार पर साहित्य की गति और पद्य चलता था। तो आप जब इस क्षेत्र में आए तो उस वक्त राजस्थानी लोक नृत्य, लोक संगीत की क्या स्थिति है? साहित्य है उसमें से जैसा अभी साहित्य तो रहा नहीं था, और तुकबंदियां रही थी, और फिर उसको व्यावसायिक बनाने के लिए अश्लीलताओं का, द्व्यर्थी संवादों का, ये फुहरता का उसमें प्रवेश हो चला था, तो वो मन को कचोटने वाला था। अच्छा, और संगीत में क्या था कि बहुत चूंकि उधर साहित्यकारों ने हाथ हटा दिया, उधर राजे रजवाड़ों के राज चले गए, सुनने वाला कोई रहा नहीं और उनको आश्रय देने वाला कोई नहीं रहा। जब संगीतकार लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए तो उनके पास न तो बजाने को बाजा रहा और न ढोलक रही, तो फलतः एक टूटा फूटा बाजा लेके जब संगीतकार और एक ढोलक वाला जिसके पास पहनने को पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे तो स्टेज पर बेचारे अपना गाना सुना के लोगों से पैसा वसूल करते थे, तो कैसा दृश्य लगता था। राजस्थानी संगीत और संगीतकारों की या गायकों की क्या क्या चित्र हमारे सामने बनता था। जब ऐसा चित्र बनता था तो संभ्रांत वर्ग और अलग हो गया, उसको दोयम दर्जे का संगीत मान दिया। राजस्थानी संगीत को अच्छे घरों में सुना जाना बंद कर। मौलू साहब, आपने जो निश्चय किया कि लोकगीतों की स्थिति सुधारने के लिए मुझे भी कुछ इसमें सहयोग करना चाहिए एक राजस्थानी होने के नाते, वहीं से शायद वीणा कैसेट्स का भी स्वरूप बना। तो वीणा कैसेट्स के स्वरूप के बारे में हमें बताएं कि किस तरह इसने अपना काम शुरू किया और आज वीणा कैसेट्स किस मकाम पर है? हमने एक उद्देश्यबद्ध जो कार्यक्रम है वो समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया कि हमें ये काम करने हैं, और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। और प्रारंभिक समय में हमने 5 एल्बम तैयार की, जिनमें 2-3 राजस्थानी थे और 2 भजनों के थे। जो भजन हिंदी ब्रज, जिसको हिंदी तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन मिडाइवल एज के जो भजन थे सुर तुलसी के, उनको लेकर हमने 5 एल्बम तैयार किए।
इसके साथ ही हमारा एक और उद्देश्य था कि हम नए सिंगर्स को प्रमोट करना चाहते थे। मैं वीणा कैसेट से भी पहले मैं सुर संगम के साथ जुड़ा हुआ था। वो 35 वर्ष पुराना हमारा कार्य संस्था है। तो उसमें हम नए कलाकारों को खोजते थे, उनको भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म देना था और राजस्थानी संगीत को भी आगे लाना था। तो दोनों को साथ मिलाकर ये कार्यक्रम शुरू किया और सबसे पहले हमने चुनरी एल्बम निकाला। तो जब संघर्ष के आपके दिन चल रहे थे, आपके शुरुआती दिन, आपने बताया कि मार्केट बिल्कुल खराब था, वो वक्त आपकी जिंदगी में कब आया कि जब आपको लगा कि हाँ, इस एल्बम के बाद या इस एल्बम के रिलीज होने पर अब कुछ पहचान बने, राजस्थानी गीतों के लिए अब कुछ नया रास्ता निकले, वो समय कब आया? देखिए, वो हर एल्बम के साथ हम यही सोचते थे कि अब आएगा, लेकिन के साथ वो हमारा सोचना होता था, है ना। लोगों ने उसको नहीं दिया वो अवसर। लेकिन जब घूमर बनी तो भी स्थिति ऐसी आई थी कि एक तो घूमर के जो गीत थे एकदम पूरे ट्रेडिशनल गीत, तो मैंने मुंह ढके हुए कोई फोटो मिल जाए और जो औरतें नाच कर रही हो उसकी तलाश की, वो फोटो मिला तो बच्चों ने कहा ये कोई नहीं खरीदेगा, आपका ये जो फोटो दिखे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि चेहरा तो दिखता नहीं है, सारा ग्रामीण परिवेश है, ग्लैमर तो है नहीं। और तो मैंने कहा देखो भाई, जिनको घूमर खरीदनी होगी तो यही चेहरा देख के खरीदेंगे, और जिनको चेहरा सुंदर चाहिए वो अपनी घूमर खरीदेंगे। लेकिन वो ऐसा होना था, देव योग था। इसको तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी सफलता थी। एक तो हमारी पूरी टीम ने संजीदगी के साथ काम किया था, लेकिन वो दैव योग था। कुछ ऐसा नहीं था कि ये हो जाएगा, लेकिन वो घूमर सफल वक्त आ गया था। मालू जी, आपने इतने एल्बम्स निकाले घूमर के बाद, फिर आपने अपने सफलता का परचम लहराया राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी। क्या कारण रहा कि आपने सदैव कोशिश की कि नए कलाकारों को मौका दिया जाए बनिस्बत की एक एस्टैब्लिश कलाकार, उसका क्या कारण रहा? ये इसकी भी एक मनस्थिति होती है। अच्छा। जब ये मेरा सोच था कि मुझे नए कलाकारों को मौका देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक नया कलाकार जब सफल होता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। ये मेरा बनाया हुआ कलाकार है ना। किसी स्थापित कलाकार को लेता तो उसमें मेरापन जो है वो साथ नहीं जुड़ता था, आत्मा का जो तार है वो साथ नहीं जुड़ता था। आपने बगीचे को देखा है, बगीचे में एक माली होता है, वो नए फूल खिलाता है और उनको बड़ा खाद पानी देता है, और किसी पुराने फूल के प्रति वो आसक्त नहीं होता है ना। जब फूल खिल जाता है तो चाहे मंदिर में जाए, चाहे कोई आदमी मिल जाए, किसी सुंदरी के गले में लगे, वो तो फिर अपना नया फूल खिलाएगा। फिर जब उसकी कोंपल खिलेगी तो खुश होगा, फिर जब फूल बनेगा महकेगा तो वो खुश होगा। वो किसी भी पर्टिकुलर उस कलाकार में आसक्त नहीं होता, उसको ये जुनून है कि वो हमेशा नया फूल खिलाएगा। यही सोच मैंने अपने साथ जोड़ा कि हमें नए कलाकारों को पैदा करना है। एक कलाकार ही क्यों, आज हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में आज हम एक लता मंगेशकर ही क्यों, अनेक क्यों नहीं बनी? क्योंकि उनकी परवरिश नहीं की गई, उनको खाद पानी नहीं मिला, उनको नरिश नहीं किया गया। ये हमारे समाज की गलती, हमारे जो वातावरण है उसकी गलती है। तो मैं अपने लेवल पे जो कुछ भी कर सकता था, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं नए कलाकारों को आगे बढ़ाऊं। मालू जी, आपकी बहुत अच्छी सोच रही है और मुझे लगता है कि आपकी इस सोच और उन नए कलाकारों की मेहनत ने ही आपको इस मकाम पर पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो सोच है नए कलाकारों की, वो नए कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। मालू जी, हम आपसे कुछ और बातें करेंगे आपके जीवन के बारे में, अभी वक्त हो चला।
दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं केसी मालू साहब, जिन्होंने राजस्थानी लोकगीतों को, राजस्थानी लोक संगीत को देश विदेश तक पहुंचाया। आइए बात करते हैं मालू जी से और जानते हैं उनके कुछ और संस्मरणों के बारे में। मालू जी, जैसे आपने बताया कि घूमर जो आपका एल्बम रिलीज हुआ, उसके बाद आप सफलता के परचम पर पहुंचे और आपने सफलता देखी। उसके बाद लोगों की आशाएं आपकी तरफ बढ़ी कि मालू जी ने इतना अच्छा एक एल्बम दिया है। उसके बाद उन आशाओं पर आप किस तरह खड़े होते हैं? देखिए, इसके लिए सतत जागरूक रहना पड़ा और हमें ये बोध करना पड़ा कि जो काम हमने किया है, अगला काम यदि हमारा इससे आगे का नहीं होगा तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हमने निरंतर यही कहा, यही सोच रखा मन में, अपनी पूरी टीम को जागरूक किया कि भाई हर अगला एल्बम हमारा कुछ और अच्छा होना चाहिए। हम हर एल्बम को सुनते, उसकी कमियों को देखते, उसकी अच्छाइयों को देखते, फिर नेक्स्ट एल्बम में उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने का और उसकी कमियों को कम करने का प्रयास करते हैं। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद भी, क्योंकि तकनीक इतनी डेवलप हो चुकी थी कि उसको रिकॉर्ड करने के बाद भी कई बार उसको सुनते, कई दिनों तक सुनते और उसमें निरंतर परिमार्जन करते रहते, चेंज करते रहते। ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं लगा, इसकी जगह ये इंस्ट्रूमेंट डाल दे तो अच्छा लगेगा, इसमें ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये करें। कई बार तो ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 बार डबिंग की गई, कोरस की 2-2, 3-3 बार डबिंग करी। अच्छा। तो ये एक बोध बना रहा कि हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे भी जगह नहीं, वहां भी और लोग आ जाएंगे। आप नहीं कहोगे, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मालू जी, राजस्थानी संगीत के साथ साथ आपने यूं कहें कि हिंदी फिल्मों का जो संगीत है, बॉलीवुड का जो संगीत है, उनके जो कलाकार हैं उनके साथ भी आपने काफी काम किया। कितना अंतर महसूस किया आपने राजस्थानी संगीत में, कलाकारों में, और हिंदी फिल्मों के कलाकार और संगीत? देखिए, ये क्योंकि वो जो हिंदी क्षेत्र में जो काम करते हैं वो लोग परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, वो जानते हैं। हाँ, तो यही आपकी यही सोच मेरे ख्याल से आपको इस दिशा में भी लेके गई कि आप राजस्थान की जो यूथ है उनको भी सिखाने का कुछ कार्य जरूर कर रहे हैं। और मुझे ये लगा हुआ है, मेरे को ये क्या कहता हूँ, मेरी जलन लगी हुई है कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं सरकार से कहता हूँ, कहते कहते थक गया, सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मतलब इसके लिए स्थान चाहिए, धन चाहिए। मतलब कौन सा आदमी अपनी दुकान को छोड़ के और इनको सिखाने के लिए बैठेगा, बताइए, है ना? यदि हम किसी योग्य गुरु को लाएंगे तो उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे और इतने अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, तब वो आके सिखाएगा। सारे गुरु चले गए यहाँ से, जयपुर में कोई गुरु नहीं सिखाने वाला। कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएगा? वहां बंबई में बैठा जो आदमी 5 लाख रुपया कमाता है, उसके आप भावों का भी दोहन करेंगे ना, तो आपको 2 लाख तो देना पड़ेगा या लाख उसको। वो सोच ही नहीं है यहाँ पर। तो कैसे कलाकार तैयार, कैसे बताइए? और जब कलाकार तैयार नहीं होते तो सारे कलाकार अपने को सुपर कलाकार मानते हैं। ये भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि बस हमने गा लिया साहब, हमने इसमें गा लिया, उसमें गा लिया और यहाँ गा लिया। वो बंबई में एक मृग तृष्णा की तरह वो जाते हैं, उनको वो डमी रिकॉर्ड में गवा लेते हैं, उनका यूज होता है, बाद में कभी कोई फिल्म में नहीं होता। जितने भी कलाकारों को पूछोगे आप वही कहेंगे कि मेरे ये गाना आने वाली फिल्म में आने वाला है। कौन सी फिल्म में कौन सा गाना आ गया, ये कोई बताने वाला कलाकार है क्या? बताइए भाई। सही फरमा रहे हैं मालू जी ने, बहुत अच्छी बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से मालू जी ने जो सुझाव दिए हैं नए यूथ के लिए और नई योजनाएं लाने के लिए, सरकार इस पर ध्यान दे और आने वाले वक्त में राजस्थान की नई जनरेशन आ रही है गाने के क्षेत्र में, उनको एक अच्छा मकान मिले। मालू जी, आपसे मैं ये बात जरूर जानना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा भी अभी तक अपनी पहचान बनाने के लिए और मान्यता लेने के लिए जूझ रही है, उस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ। अभी तक तो हम लोग संगठित ही नहीं है ना, सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। आज ये देखिए कि लोगों का, अकादमियों का जो संगीत है वो सरकार रिकॉर्ड करती है और फिर किसी को 150 कॉपी फ्री में बांटती है, उसकी कोई कदर नहीं होती। और आज जो हम संगीत, वही संगीत हम बनाते हैं और उसको लोग पैसे देके सुनते हैं, खरीद के सुनते हैं। क्यों? ये उससे उसकी तासीर उजागर होती है। तो ये काम हमको करना पड़ेगा, तो राजस्थानी भाषा आगे बढ़ेगी। राजस्थानी भाषा में दम है,
और जो कुछ भी हुआ है वो राजस्थानी के दम पर ही तो हुआ है। हमें सफलता थोड़ी मिली है, ये सफलता राजस्थानी भाषा की सफलता है, ये राजस्थानी लोक संगीत की सफलता है। यदि उसमें आकर्षण नहीं होता तो मेरा क्या होता, मेरी क्या विस्तार थी उसके, है ना। मैं तो इसी शब्द के साथ इस बात को, आगे कोई बात पूछेगा तो ठीक है, कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। ये राजस्थानी भाषा, राजस्थानी लोक संस्कृति, राजस्थानी लोक संगीत में इतना दम है कि जो इसमें काम करेगा वो अपना नाम कमाएगा। लेकिन मौलवी का ये एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या आम जन में भी कुछ कमियां हैं? क्योंकि अगर हम भोजपुरी की बात करें, बिहारी की बात करें या गुजराती की बात करें, तो मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों में अपनी भाषा के लिए प्रेम हम राजस्थानियों से कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं है? निश्चित रूप से ज्यादा। राजस्थानियों में ये बात की बहुत कमी है। ये थोड़ा मान्यता का जो प्रश्न है ना, ये यहाँ अड़े आ गया। लोग राजस्थानी भाषा के प्रति उदासीन हो गए, बिल्कुल तटस्थ हो गए, है ना। और यहाँ एक बोलियों का चक्कर डाल दिया कि जो बोलियां तो सब जगह ही है। हाँ। लेकिन ये हमारी कमी है, हमारे नेताओं की, हमारे साहित्यकारों की, हमारे कवियों की, हमारे विचारकों की, कि राजस्थानी के प्रति लोगों में हमने चेतना जागृत की, राजस्थानी के प्रति अपनापा जागृत नहीं किया। अभी तो राजस्थानी जिंदा है केवल प्रवासियों के बल पर, क्योंकि वो यहाँ से दूर है और उनमें लगाव है। उनको कोई दो शब्द सुनने को वो तरसते, क्योंकि वहां सुनने को नहीं मिलता, वहां देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए उन लोगों में तरफ है। ये तरफ हमें भी यहाँ पैदा करनी पड़ेगी। अरे भाई, आपके पास जो कुछ है ना वो कुछ भी नहीं है। राजस्थानी का समंदर अगाध है, इसमें जाने कैसे कैसे रतन भरे पड़े हैं, कैसे कैसे शब्द, कैसे कैसी बातें, कैसी कैसी परंपराएं, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, यदि कुछ भी जानना है तो आपको राजस्थान में तो आना पड़ेगा। राजस्थान की पुरातन बातों को आप जानोगे तो संगीत के माध्यम से जानोगे या साहित्य के माध्यम से ही जानोगे। कहाँ आप पुरानी बातों को समझोगे तो हमारी लोक कथाओं को सुनना पड़ेगा, पुरानी बातों को सुनना पड़ेगा। तो ये चेतना जागृत करना भी हमारा काम, ये हमारी कमी है। मालवी की बातों से जो मर्म हमने महसूस किया, हम उम्मीद करते हैं कि आम जन तक वो मर्म पहुंचे और राजस्थानी भाषा को जो लोग हिकारत भरी निगाहों से देखते हैं उनके लिए राजस्थानी भाषा सिर्फ ये कहना चाहेगी कि और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, ऐसा गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा। मौलवी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थानी भाषा जिस दौर से भी गुजर रही है वो संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो। चलिए हम बात करते हैं आपकी संगीत के क्षेत्र की। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स क्या हैं वीणा कैसेट्स के, और क्या क्या आप जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, प्रोजेक्ट्स तो मैं काफी प्रोजेक्ट्स में तैयार काम कर रहा हूँ इस वक्त। चूंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इस वक्त पायरेसी बहुत अधिक फैली हुई है, इसलिए उनको क्रियात्मक रूप में सामने नहीं ला पा रहा हूँ। जैसे मैंने विवाह गीतों का एल्बम तैयार किया, जिसमें मैंने 221 गीतों को संग्रहित किया, अच्छा, संगीतबद्ध किया और उनको शब्दबद्ध किया। लिरिक्स भी उनके छापे, उनका हिंदी अर्थ, उनका इंग्लिश अर्थ, और किस तरीके से उसको सेरेमनाइज किया जाता था उसकी पेंटिंग बना करके मैंने एक पूरा संकलन किया। इसी तरीके से मैं, हमारा जो दूसरा संस्कार है जन्म संस्कार, हमारे यहाँ राजस्थान में गर्भाधान से लेकर के और हर महीने का अलग गीत, आप कल्पना करेंगे, गर्भाधान से लेकर के पहले महीने का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, 8वें का अलग, फिर बच्चा बाहर आता है उसका अलग, नाला काटने का अलग, कुआ पूजने का अलग, और भरे पड़े। मतलब 500 गीत हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं रही, तो मैंने काफी 4-5 सीडी बन जाए ऐसा एक जन्म संस्कार का किया है तैयार, लोरियों का किया है। लोरियां राजस्थानी साहित्य की जितनी लोरियां हैं वो दुनिया के साहित्य में दुर्लभ है, शायद मिलेगी नहीं। इतनी अच्छी लोरियां, बच्चे के प्रति ऐसी सीख और ऐसी भावनाएं उनके अंदर है। साथ ही में ऋतुओं का, त्योहारों का, है ना, हमारे जो पर्व हैं उनके पीछे क्या संस्कृति है, उन सब पर मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ही में रजवाड़ी गीतों का, जैसे घूमर है, एक घूमर से नहीं काम चलेगा, हमारे यहाँ 50 घूमरें थी। मैं उन सबको खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको स्वरबद्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। जब भी अनुकूल अवसर मिलेगा उनको रिकॉर्ड करूंगा और लोगों के सामने। और जो आपने इतना लंबा सफर तय किया है संगीत के क्षेत्र में, कोई ऐसा पल या एक ऐसा क्षण जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि ये क्षण मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा, चाहे वो किसी भी मायने में हो, कोई क्षण बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण जो आपकी जिंदगी में गुजरा हो संगीत के क्षेत्र में? मैं क्षण की बात तो नहीं कहता, लेकिन वो अवसर एक ऐसा था अच्छा। जो घूमर की सफलता था, जो अर्थ था, घूमर के जो प्रसार का जो मतलब था। मुझे कतर, दोहा, कतर और बहरीन से मेरे पास चिट्ठियां आई। जो सीरियल चलता था वहाँ अपना दूरदर्शन पर, तो 7:30 से 8 चलता था। अच्छा। तो उन लोगों ने का कहना था कि हमारे यहाँ 8 बजे छुट्टी होती है, तो वो सीरियल का टाइम 8 बजे से करो। उनको रविवार को छुट्टी नहीं होती थी। दूसरा, एक फौजी की चिट्ठी आई जिसने मुझे हिला दिया। उस वक्त कारगिल का युद्ध चल रहा था। अच्छा। और एक पंजाबी फौजी किसी काम से अजमेर आया था, वहां से घूमर की सीडी ले गया। उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं घूमर की सीडी लाया, तो मैं सुना तो मुझे इतना आनंद आया कि मैं हरदम उसके लिए मैंने एक वॉकमैन ले लिया। अच्छा। वो सीडी नहीं थी, कैसेट था, वॉकमैन ले लिया और मैं हरदम उसको अपने साथ रखता हूँ। और जब मैं दिन भर लड़ाई करके शाम को हम अपने कैंप में आते हैं तो मैं घूमर सुनता हूँ, अपने साथियों को सुनाता हूँ और हम इसे रिलैक्स करते हैं। मुझे बहुत आनंद आया कि यदि हमारा संगीत इस तरह लड़कों को भी सुकून देने, उनकी थकान मिटाने में भी यदि सहयोगी हो सकता है तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है मोहन जी, इतने आप व्यस्त रहते हैं, संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं, मुंबई आपका आना जाना लगा रहता है। जब आप फुर्सत के कुछ चंद लम्हे जीते हैं अपने आप के लिए, तो उन लम्हों में क्या करना पसंद करते हैं? तो मैं पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा ये जुनून है, पढ़ना मेरा जुनून है। अच्छा। आप देखिए मेरे पास कितनी किताबें हैं, आप ताज्जुब करेंगे। मेरे पास राजस्थानी लोकगीतों की 90 वर्ष पहले छपी हुई किताब। अच्छा। 90 वर्ष पहले छपी हुई किताब, और कम से कम मेरे पास 400-500 किताबें राजस्थानी लोकगीतों की मिल जाएगी। 100 किताबें मेरे पास राजस्थानी लोहा गीतों की मिल जाएगी। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, पुरानी चीज हो उसको फोटो स्टेट करवा दूँ, हस्तलिखित होती है उसको फोटो स्टेट करवा दूँ। पढ़ना और सुनना हमारे ज्ञान का विस्तार का एकमात्र साधन यही है। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि पढ़ें। पढ़ना बंद हो गया है, उसके बिना ज्ञान प्राप्ति का कोई साधन नहीं। पढ़े और सुने। और लोग कहते हैं कि आप मराठी सिंगर्स को राजस्थानी कैसे सिखाते हो? मैं बोल के नहीं सिखाता, मैं उनको राजस्थानी संगीत की 20 सीडी दे देता हूँ। उनको सुनिए, 6 महीने तक केवल सुनिए, आपको गाना नहीं, तो उनको पता लग जाएगा कि वो शब्द कैसे। तो राजस्थानी को हम सुनाएंगे, जगह जगह सुनाएंगे, राजस्थानी का प्रचार अपने आप हो जाएगा, लोग अपने आप राजस्थानी समझ जाएंगे। आज भरतपुर वाले कहते हैं कि आपकी राजस्थानी हमें स्वीकार है, हमें मान्य है, क्योंकि उन्होंने सुना। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो नहीं सुनेंगे। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं आपकी जो सलाह यूथ को आपने दी है वो जरूर उस पर कायम रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस सफलता के सफर पर आप अभी तक हैं, शिखर पे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी ये सफलता का जो सफर है यूं ही चलता रहे और आप जनमानस तक राजस्थानी गीत संगीत को यूं ही पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज हमने बात की केसी मालू साहब से, उनके संस्मरण जाने, उनकी बातों से राजस्थान की माटी की सुगंध लेकर आज हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही शख्सियत के साथ, एक ऐसे ही कलाकार के साथ जिसकी जिंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक मुझे अपने दोस्त फिरोज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।